ओके तो आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने पिछले टर्न पे किया था. वी डिस्कस्ड व्हाई दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आर द थिंग्स we are supposed to study in this branch of science. So we are supposed to study three things, that is arithmetic mean, मीडियन एंड मोड. मीन के बारे में हम लोगों ने बात की थी पिछले क्लास पे. वी डिस्कस थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन. सबसे पहले हमने एक रॉ डेटा का मीन कैलकुलेट किया था. दैट इज मीन और द एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द एवरेज, सम ऑफ ऑल द डेटा or sum of all the observation divided by number of the observation. This is the basic definition of the mean. We will be dealing with this basic definition of the mean only. इसी के बेसिस पे हम लोग कई सारी चीजों को लेकर जाएंगे. कुछ हाई फाई चीजें भी डिराइव कर सकते हैं अपन, बट नथिंग इज हाई फाई. एवरीथिंग इज डिराइव फ्रॉम दिस बेसिक डेफिनेशन ओनली. ठीक है, तो रॉ डेटा अगर आपके पास सिंपली डेटा 5 लोगों का आपने मान लो इनकम, मंथली इनकम जोड़ ले लिया और आपने उनको ऐड कर दिया और आपने उसका एवरेज निकाल लिया. सो दैट फिगर इज कॉल्ड द मीन. दैट फिगर इज कॉल्ड द मीन. अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया मीन का. अब हमारे पास आता है, अगर मान लो एक ही डेटा, सपोज करो आई माय सैंपल साइज इज ऑफ 100% और से अगर जामनगर की पॉपुलेशन मान लो 1 लाख लोग हैं, तो माय सैंपल साइज इज ऑफ 1 लाख%. सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, टू राइट ऑल द 1 लाख टर्म्स, उसके बाद सबका एडिशन करना, फिर उसको 1 लाख से डिवाइड करना. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. सो व्हाट वी डू इज, हम, और उसमें भी मान लो कि कुछ ऐसे लोग हैं, सपोज 500 आर देयर जिनकी इनकम मान लो 10,000 रुपए है. तो अब आप 10,000 को 500 टाइम्स नहीं लिखोगे ना. इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्पेस that you will require. So the number of times a particular response or a particular observation is occurring, this is called the frequency. इस बात को हमेशा ध्यान रखना. नॉर्मली बुक्स में फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती है. वी इनफैक्ट मैंने भी फ्रीक्वेंसी को फिजिक्स में जो हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, द वर्ड फ्रीक्वेंसी दैट वी यूज विच इज इक्वल टू आई गेस 1/टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मैंने भी इस फ्रीक्वेंसी को वहीं से लिंक किया था, बिकॉज इवन आई वाज नॉट नोइंग व्हाट डज दिस वर्ड फ्रीक्वेंसी इज मीनिंग हियर. बहुत कंफ्यूजन हुआ, ये क्या है, ये F1 कहाँ से आ गया, X1 कहाँ. X1 तो ठीक है, चलो समझ में आता है कि हाँ इट इज द ऑब्जर्वेशन, बट व्हाट इज दिस F1 इज. So basically this F1 is number of times that particular observation X1 is repeated in my set. ठीक है, तो ये छोटी छोटी पर बहुत मोटी मोटी बातें हैं. इन चीजों को अगर याद रखोगे तो इन फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उन छोटी छोटी किंतु मोटी मोटी बातों को अच्छे से याद रखना. सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, somebody, yeah, how much frequent it is, so the number of times a particular observation is occurring, that is called the frequency of the observation. So now the mean will be equal to summation fi xi divided by summation fi, जो कि हम लोगों ने पिछले टर्न पे भी पढ़ा था कि अगर 10 लोगों की एज 5 साल है, 10 लोगों की इनकम अगर 5,000 है, तो 5,000 इंटू 10 कर दो. 5,000 को 10 बार ऐड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 5,000 इंटू 10 कर दो और उसको फिर 10 से डिवाइड कर दो, तो यू विल डायरेक्टली गेट द एवरेज. ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी. फिर था ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालेंगे. ग्रुप डेटा का मीन मतलब, अब देखो, ग्रुप डेटा मतलब आपने डेटा को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड कर दिया. अब 1 लाख लोगों की, अगर आपका सैंपल साइज 1 लाख लोग हैं, 1 लाख पीपल हैं, दैट मीन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 1 लाख. तो उस केस में ऐसे लोग होंगे जो आप इनकम लिखोगे, आप इनकम को इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो कि 10,000 से 15,000 तक कितने लोगों की इनकम है. फिर एक सेकंड, लेट मी यूज माय पेन. although we all have discussed these things, but let me use it again. ओके, आप क्या कर सकते हो कि सर 10,000 से 15,000 तक कितने लोगों की इनकम है. ठीक है, मान लो 5 लोग की इनकम है. फिर 500 लोगों की इनकम है, बिकॉज माय सैंपल साइज इज 1 लाख पीपल, सो 500 लोगों की पीपल इनकम इतनी है. फिर 15K से
20K तक कितने लोग की इनकम है, दैट सपोज यू विल गेट ए फिगर ऑफ से 15,000 1500। इस तरीके से आपका इस टाइप से जब आपने डेटा को ग्रुप करके रखा तो इसको बोलते हैं अपन ग्रुप डेटा। अब इसका कैसे मीन निकालेंगे सर? सबसे पहले आप क्या करो, इसका एवरेज ले लो। एक बात याद रखना, हमेशा जो ग्रुप, जब अपन ग्रुप डेटा को ग्रुप करते हैं ना, तो जो इंटरवल होता है, इंटरवल मींस अपर मतलब इस टेबल का लोअर हाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा, और इस वाले रो का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के का जो डिफरेंस होगा, that will always be same. Here the difference is 5,000. Here also the difference is 5,000. Now what we will do is we will take the average of this, और इसके एवरेज को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, दिस इज कॉल्ड ए क्लास, इसको अपन क्लास बोलते हैं। एंड क्लास मार्क ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 10,000, यहाँ पे हायर लिमिट क्या है 15,000। इन दोनों का एवरेज क्या हुआ, इन दोनों का एवरेज हुआ 12,500। तो आप क्या करोगे जब आप कैलकुलेशन करोगे, सो यू विल टेक x1 एज 12,500, ठीक है, एंड f1 विल बी इक्वल टू 500। अब उसके बाद सेकेंड केस में जब आप आओगे तो यहाँ पे x2 विल बी इक्वल टू 15,000 प्लस 20,000 विच इज इक्वल टू 35,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 17500। अब यहाँ पे बेटा एक बात याद रखना, एक ट्रिक देता हूँ, एक टिप देता हूँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 5,000 का। तो अगला जो आएगा ना, अगला जो क्लास इंटरवल होगा या अगला जो xi होगा आपका, दैट विल बी 12,500 plus the difference between lower limit and higher limit, plus the difference between lower limit and higher limit। बहुत सिंपल सा एवरेज का खेल है, करोगे तो समझ में खुद ही आ जाएगा। इट विल बी 12,500 प्लस 5,000 विच इज इक्वल टू 17500, और यहाँ पे द f2 वैल्यू इज इक्वल टू 1500। अब दो ही डेटा लेते हैं, x1 f1 कर दो प्लस x2 f2 कर दो डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। f1 प्लस f2 को इन्होंने सिग्मा fi लिखा है, इसको f1 x1 प्लस f2 x2 को इन्होंने सिग्मा xi fi लिखा है, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर निकालो, वॉट एवर विल बी द रिजल्ट दैट विल बी योर आंसर। अब यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि आप अपने कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो, ऑल्दो वी आर गोइंग टू रीड दैट थिंग इन द नेक्स्ट topic. I mean today only we will revise that thing. आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से 100 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी आप 100 कॉमन ले सकते हो। Why 100 कॉमन लेने सर? क्योंकि 500 को फिर 12500 से मल्टीप्लाई करोगे, so there are huge chances of एरर है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बेटा ये है कि हमें कैलकुलेशन तो करना ही है, बट हमें कैलकुलेशन को एरर फ्री भी रखना है। सपोज यू आर वर्किंग फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद आई एम okay, so Aruna, I have read your question, but I'll answer your question later on because currently I'm not able to concentrate on your question. अभी मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर है, so please excuse me till the discussion ends, then I will definitely answer your question. And somebody else has written, no, Himani, please don't be sorry, but yes, if there is a genuine reason, so for that you don't have to। So I was telling you कि इस तरीके से हम लोग what we will do, we can take something common। यहाँ पे भी देखो 12500 है, 17500 है, so I can take 100 common from this। 100 common ले लेंगे और उसके बाद जो है बाद में हमारा जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारी कैलकुलेशन आएगी उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस मेथड इज द थर्ड मेथड जो कि एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट होता है, All right, so the next is mean of group data। अब यहाँ पे the second method that we are having is assumed method or shortcut method।
द सेकंड मेथड दैट वी हैव इज assumed मेथड और द शॉर्टकट मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो आप क्या करो, आप कोई भी मीन एज्यूम कर लो अपने अपनी अपनी तरफ से, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपका जो डेटा का जो लोअर लिमिट है और डेटा का जो हायर लिमिट है उन दोनों के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर लो और उसके बाद जो है आप उसके हिसाब से मीन कैलकुलेट करो। जो फाइनल जो डेविएशन होना चाहिए, दैट आई हैड शोन यू इन द लास्ट टर्म आल्सो, दैट द फाइनल डेविएशन शुड बी इक्वल टू 0. So this is the method, this is the formula. Okay, next method is the third method is where no, this was just the steps. The third method is where we take something common, जैसा कि मैंने उसमें आपको बताया था कि 12,500 था और 17,500 था. So what I did is I took 100 common and then I, after calculation of everything, I multiplied my result by 100. So I got my answer. ठीक है, तो दिस इज द थर्ड मेथड, दिस इज आल्सो कॉल्ड द स्टेप डेविएशन मेथड. अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है और आपको बोलता है कैलकुलेट द मीन, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड. एनी ऑफ द मेथड कौन सा, या तो पहला वाला मेथड यूज कर लो, या तो स्टेप ये assumed मीन वाला मेथड यूज कर लो, या ये वाला मेथड यूज कर लो, कोई भी यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपको बोल दिया है कि कैलकुलेट इट बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, बेटा इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस मेथड ओनली. ठीक है, so this was over till now, this was the discussion of whatever we have already discussed. Now कुछ क्वेश्चंस, हाँ अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा भाई देखो, थोड़ा सा मेरिट एंड डिमेरिट भी पढ़ लेते हैं कि आखिर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है. ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में नहीं की थी, तो अब अभी से जो है हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. ये जो 20 मिनट हमने किया, हमने इस क्लास का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया. कैन क्वेश्चन कम इन विच वी हैव टू यूज, यस द क्वेश्चंस आर आस्क्ड in which you have to use specific methods. Questions are asked in which you have to use specific methods. I have seen the questions. ठीक है, तो अभी तक जो है हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेथड्स के बारे में पढ़ा है. अब जो है हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग बोलो अपने मन में सरस्वती मैया की जय. ठीक है, अब हो गया, माता जी का नाम ले लिया, पढ़ाई करते हैं. देखो, अगर मीन की प्रॉपर्टीज की बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं भाई. देखो, कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके कुछ मेरिट्स होते हैं, उसके कुछ डिमेरिट्स होते हैं. आखिर व्हाई दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज डेवलप्ड, व्हाई दिस टॉपिक इज बीइंग डेवलप्ड. सो तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो लेट अस ट्राई. Beta, I don't know exactly what whether this method was in the course or not. I guess, see, I don't know right now. I don't remember exactly whether this method is in the course or not. But I have taught you this because मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरा जो कि बहुत बुरा रहा था 9th में, क्योंकि उन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, अगर इफ द स्टेप डेविएशन मेथड हैज बीन रिमूव्ड, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल नॉट deal with this, but I think you guys should know this method also, because ठीक है एग्जाम में नहीं आएगा, फाइन, कोई बात नहीं, but definitely this method will be useful for you in, अगर मान लो आपके पास एनटीएससी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा हो, तो उस केस में आप इस मेथड को यूज कर सकते हो. ठीक है, what the government has done, what NCERT has done, that they have reduced the syllabus. Why they have reduced the syllabus? क्योंकि आप सभी जानते हो अप्रैल मई में हमारा पूरा का पूरा टाइम खराब हो गया था due to the pandemic situation that we have. But what happened after that, when the system resumed, now the system is trying to resume. So the government has two options. या तो आपका बोर्ड एग्जाम जो कि मार्च में कंडक्ट होगा, आप या तो वो उसको एक्सटेंड करके अप्रैल में लेके जाए, तब तो वो सिलेबस को पूरा रख सकते हैं, या वो क्या कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस कर दें और उसके बाद आपको बोले कि भाई एग्जाम आपका मार्च में ही होगा. एंड my dear friend, that the way by which they have reduced the syllabus, that is arbitrary. कहीं से कुछ भी देखा उसको उठा के रिमूव कर दिया.
9th क्लास में यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला टॉपिक रिमूव किया है। अगर बेटा किसी को ABCD नहीं पता है, आप उसको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ाओगे तो उसको समझ में आएगा? खुद ही बताओ। नहीं समझ में आने वाला, कभी समझ में नहीं आने वाला। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, is we will do everything, we will do everything, uh, we will do everything, and अगर वो नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, we'll do everything, अगर वो नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। And yes, this is not only your doubt, ये कई लोगों के अंदर मन में डाउट आता है कि so this explanation was necessary। ठीक है, चलो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मीन की बात करते हैं। तो मीन की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सम ऑफ ऑल द डेविएशंस इज जीरो, जो कि मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि मीन से जो भी डेविएशन होता है उस सारे डेविएशंस का जो सम होगा वो आफ्टर ऑल दैट सम इज हैज टू बी जीरो। वी डिस्कस्ड इट दैट डे आल्सो। नेक्स्ट इज अगर आप किसी डेटा में, किसी सेट ऑफ डेटा को अगर आप ए से, किसी नंबर ए से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, डिवाइड करने के केस में ए हैज टू बी नॉन जीरो। तो आपका जो मीन होगा, आपका जो एवरेज होगा, वो या तो ए से इंक्रीज होगा, ए से डिक्रीज होगा, ए से ऐड होगा, आई मीन ए टाइम्स हो जाएगा, या डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द केस। अगर आपने ए ऐड किया है सारे डेटा में, यार द थिंग इज यू हैव added a in all the observations or all the data that you have, तो आपका जो एवरेज होगा वो सारे के जो एवरेज होगा, जो न्यू एवरेज होगा वो इनिशियल एवरेज प्लस a हो जाएगा, where a is the number by which you have increased your data or a is the number by which you have decreased your data। ठीक है, तो these are the 5 properties of mean। सबसे पहली प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज sum of all the deviations is zero। sum of all the deviations from mean is zero। deviation क्या किया था हमने? आपने एक assumed mean निकाल लिया था और assumed mean मान लिया था, और उसके बाद सारे ऑब्जर्वेशन से उसका डिफरेंस निकाला था। कहीं कुछ केसेस में डिफरेंस पॉजिटिव आया था, कुछ केसेस में डिफरेंस नेगेटिव आया था, एंड इन द एंड वी फाउंड दैट द डेविएशन वाज द सम ऑफ ऑल द डिफरेंसेस वाज इक्वल टू जीरो। याद है ना? आई होप ये बात बताने की, याद दिलाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, क्या क्या इसके फायदे क्या क्या है सर? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि ये बहुत आसान सी चीज है, एक 7th क्लास के बच्चे को भी अरिथमेटिक मीन पता है। ही आल्सो नोज व्हाट एन अरिथमेटिक मीन इज। सेकेंडली इट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही तो बेस्ड होगा। इट इज नॉट दैट मच अफेक्टेड बाय सैंपल साइज की फ्लक्चुएशन से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। एंड द मैथमेटिकल एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप एवरेज देख के बता सकते हो कि आपका जो ग्रुप है उसका वो किस टाइप का है। सपोज करो आपकी क्लास का एवरेज मार्क्स, इफ आउट ऑफ 60 योर क्लास, द एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास इज say 58, that means the teacher has to be well prepared before entering into your class, because the average marks that is on a that is almost every student is getting 58 marks. Some of them might be getting more than 58, some of them would be getting less than 58, but the average, but अगर overall देखा जाए उस क्लास को, तो you can say that okay, they are getting 58 marks out of 60, so the teacher has to be well prepared before attending the class। ठीक है, so these are the merits, these are the merits। now we will come to demerits। demerits क्या होते हैं भाई? कि मीन कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली। मीन को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसा एक डिमेरिट होता है। it cannot be used for qualitative characteristic that is such as intelligence, honesty or beauty।
आप ये नहीं कह सकते कि एवरेज इंटेलिजेंस इज दिस मच और एवरेज ब्यूटी इज दिस मच, ऐसा आप कह नहीं सकते. इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड इफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग. हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके डेटा सेट से कोई भी एक डेटा गायब हो गया तो आपका मीन जो है बेटा वो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा. then definitely there will be some problem in it. It is affected by extreme values. एक्सट्रीम वैल्यूज जो है उनसे मीन जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो 5 लोगों का सेट है, 5 लोगों का सेट है, इसमें एक बच्चे के 0 नंबर आए हैं और 4 बच्चों के 100 नंबर आए हैं. सो योर एवरेज विल चेंज, योर एवरेज विल चेंज. तो इस तरीके से इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज. एंड okay, or it cannot be used in the study of ratios, rates, etc. although I disagree with it, क्योंकि मैथ हाँ ठीक है, this concept of mean जहाँ पे रेशियो की बात हो रही है वहां पे अपन वी कैनॉट यूज दिस मीन. ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ मीन. अगर हम यूजेस की बात करें, अरिथमेटिक मीन के यूजेस की बात करें, सो एवरेज मार्क्स के कैलकुलेशन के लिए यूज होता है. प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स में जहाँ पे हमें एस्टिमेट बनाना होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज होता है. अगर जामनगर का एक एवरेज लाइफ क्वालिटी बनानी हो कि हाँ यहाँ के लोगों की लाइफ क्वालिटी कैसी है, तो उस केस के लिए दिस मीन विल बी वेरी यूजफुल. नेक्स्ट इज, ठीक है, अब जो है आउटपुट के लिए, आउटपुट पर मशीन के लिए या फिर एवरेज मंथली इनकम एक्सपेंडिचर के लिए, इन चीजों के लिए मीन का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं. सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ मीन. नाउ आई विल गिव ए पॉज ऑफ 20 सेकेंड्स. अगर किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं. देन वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव फर्दर. if you have to ask anything then please ask. देखो, द क्वेश्चन इज सेइंग, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 40. तो 100 लोग हैं, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 40 आया. ठीक है, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एक बच्चा जिसके मार्क्स 53 आए थे, उसके मार्क्स को जब एवरेज कैलकुलेट हो रहा था तो इट वाज मिसरेड एज 83. 53 को आपने 83 रीड किया. इसका मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनल फिगर थी दैट वाज 53, आपने इसको 83 रीड किया. दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड हियर वेदर योर एवरेज विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज. पहले आपको ये समझने की जरूरत है. एक बार ये समझ में आ जाएगा तो फिर तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा. पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका जो एवरेज है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा. इनिशियली देयर वर 100 स्टूडेंट्स और उनका एवरेज जो था वो 40 था. तो just in order to explain you whether it will in order to make you visualize whether it will increase or decrease, let me try to solve this question conventionally. Total marks of this set of students will be equal to 40 multiplied by 100 which is equal to 4000. ठीक है, अब इसमें क्या था, एक डेटा हमारे पास 83 भी था जो कि हमारा गलत था. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 83 को माइनस कर देंगे. फिर हम क्या करेंगे, अब 83 को माइनस किया तो मेरे पास तो सिर्फ 39 स्टूडेंट्स का डेटा रह गया. मेरे को इसको करेक्ट भी तो करना था क्योंकि ये 83 नहीं था, ये 53 था. ठीक है, उसको मैंने जल्दी में 83 पढ़ लिया तो मैंने पहले 83 माइनस कर दिया, फिर मैंने 53 ऐड कर दिया. जब मैंने ऐसा काम किया तो बेटा नेट मैंने क्या किया, मैंने नेट डिक्रीज किया. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिक्रीज्ड द फिगर बाय 30. जो भी टोटल फिगर आई थी उसको मैंने डिक्रीज कर दिया. अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे एवरेज निकालना है. सो माय एवरेज विल बी इक्वल टू 4000 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 100. अब यहाँ पे
अनिमेश वीरता अवार्ड लेने के लिए 4000 माइनस 30 को 3970 मत लिखना। क्यों बोल रहा हूं मत लिखना, उसका रीजन बताता हूं। ठीक है, इतना यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को अगर यहां तक डाउट है तो बताओ। एनीबडी हु हैज डाउट टिल हियर? किसी को यहां तक डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अब जब आपको यहां तक डाउट नहीं है, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। तो अब जब किसी को यहां तक डाउट नहीं है तो अब आगे सुनो, मैंने क्यों मना किया था इसको ऐसे लिखने के लिए। अब देखो बेटा, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी डिवीजन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसको शायद अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या पढ़ा था सर? कि a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई सी, आई कैन राइट इट एज a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। इसको प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बोल लो, या फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो। फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन हम लोग ऐसे ही तो करते थे भाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये एलसीएम हो जाएगा सी, एंड दिस विल बी a माइनस बी डिवाइडेड बाय सी। सो आई विल राइट इट एज 4000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 100। अब बेटा ये 4000 डिवाइडेड बाय 100 क्या है? देखा जाए तो दिस वाज इनिशियल एवरेज, average initial minus 30 divided by 100 is 0.3, so this will be 40 minus 0.3 which is equal to 39.7। बात समझ में आई? मैंने क्यों मना किया था? अगर इस क्वेश्चन का फॉर्मूला लेना चाहते हो तो इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी ले सकते हो। योर न्यू एवरेज विल बी इक्वल टू एवरेज इनिशियल माइनस जो भी डेल्टा है, इंक्रीज या डिक्रीज। इन माय केस, इन आवर केस इट इज कमिंग आउट टू बी डिक्रीज। in our case it is coming garam pani. In our case it is coming out to be decreased. So what I will do, average initial plus delta divided by total number of students which was equal to 100। हमारे केस में जो चीजें आ रही हैं वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो क्या आ रही हैं, बिकॉज इनिशियली इट वाज 83, नाउ इट वाज 53, so I will write 53 minus 83 which is equal to minus 30, and initial average was 40, so it will be 40 minus 30 divided by 100, so my final average will be equal to 39.7। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने क्या किया। आप सभी लोगों ने क्वेश्चन सही किया था, एक्सेप्ट वन पर्सन who gave the answer as 40.3, perhaps later on he corrected it, so the answer will be equal to 39.7, but the way of calculation will be this one, because this will be a easier method of calculating. This will be an easier method of calculating. This will be a oral method of calculating. ओके यहाँ से आप जो है कैलकुलेशन को विदाउट पेन करके जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई हैव सेव्ड योर मिनिमम 2 मिनट्स ऑफ द एग्जाम। एनटीएससी एग्जाम में आपका 2 मिनट का तो फायदा हो ही जाएगा, अगर ये मेथड जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया है तो। क्या किया मैंने सर? मैंने बस ये किया कि मैंने नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज, ठीक है, मैंने नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज मैंने पता कर लिया। नेट डिक्रीज यहाँ पे मेरा जो नेट हुआ वो डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज कितने पे हुआ? देयर वर टोटल 100 स्टूडेंट्स, तो 30 का डिक्रीज हुआ था, 100 पे डिक्रीज हुआ था, तो फाइनली जो पर स्टूडेंट जो मेरा डिक्रीज आया वो 0.3 आया। तो जो पर स्टूडेंट मेरा जो एवरेज विल डिक्रीज बाय 40 minus 0.3 which is equal to 39.7. So first thing that is very important here is you have to understand why there will be a decrease, and once you have understand that there will be a decrease, तो फिर आप ये निकाल लो कि कितने का डिक्रीज होगा, और बस डिक्रीज मिल गया, कितने का डिक्रीज होगा ये मिल गया, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी, मतलब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। आई विल जस्ट हैव ए पॉज फॉर 10 seconds so that I can have one glass of water.
ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, जितना क्लास में बेशर्मी दिखाओगे, जितना क्लास में बेशर्मी से क्वेश्चन पूछोगे ना, उतना ही एग्जाम में कम मार्क्स लूज करोगे। क्लास में ये सोच लोगे कि अरे यार वो लड़की क्या बोलेगी, वो लड़का क्या बोलेगा, सर ने डांट दिया, ये हो गया वो हो गया, तो फिर एग्जाम में मार्क्स लूज कर जाओगे। तो शर्माओ मत, पूछो, शर्माओ मत, पूछो। अगर किसी को कोई डाउट है तो। अरे वाह क्या बात है सर, explain once more what you want to learn, listen to me once more, please tell me, please tell me क्या समझ में नहीं आया, because in order to explain you once more I should know what exactly you want me to explain again, the last part of the question, ठीक है। the last part of the question was, आपको क्या करना है, आपको पहले इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालोगे आप ऐसे निकालोगे कि पहले जो मार्क्स था वो 83 था, जो हमारे 100 स्टूडेंट्स का जो सेट था, उन 100 स्टूडेंट्स में एक लड़के का मार्क्स 83 था, जो कि होना चाहिए था 53, ठीक है। तो 100 का हमने पहले टोटल मार्क्स निकाल लिया, जो हमें मिला 40 into 100 विच इज इक्वल टू 4000। अब एक बच्चे का मार्क्स 83 था, उसको चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे, पहले 83 घटा देते हैं, उसके बाद फिर 53 जोड़ देंगे। तो ओवरऑल हमने क्या किया, हमने 30 डिक्रीज किया है, 30 डिक्रीज किया, तो हमारा जो नेट, हमारा जो अब जो न्यू टोटल मार्क्स हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4000 माइनस 30, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 4000 माइनस 30 हो गया, एवरेज निकालना है, तो 4000 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100 कर दो। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो सब करेंगे, लेकिन इसके बाद असली खेल इसके बाद चालू होता है। क्या खेल चालू होता है सर, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको आप 4000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100 लिख दो। अब ये 4000 डिवाइडेड बाई 100 क्या था, इनिशियल एवरेज, इनिशियल एवरेज था, तो यहाँ पे आप 40 लिख दो माइनस 0.3 लिख दो, विच विल बी इक्वल टू 39.7। इसी बात को मैंने आपको एक फॉर्मूले के टर्म पे दे दिया कि द फॉर्मूला विल बी इनिशियल एवरेज प्लस द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द साइन, इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि लकीली हमारे केस में 100 था, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे यार, ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, टेबल बनाओ, सम निकालो, ये करो वो करो, वो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, वो आप लोग कर लोगे। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, आई एम कंसर्न विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम में मतलब एनटीएससी एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे 83 कर दो, यहाँ पे 53 कर दो, और जल्दी से आंसर बता दो, फास्ट। सबके सब गलत आंसर दे रहे हो, सबकी पिटाई करवाऊंगा मैं, याद रखना। सबने गलत आंसर दिया, सबने सबने, आदित्य, ईशा, संजिता, ऋषि, अच्छा देयर आर 2 ईशा, ओके, आस्था, सक्षम, प्रिंस, everyone is giving wrong answer and I am the biggest liar of the world, ठीक है। चलो सबके आंसर सही हैं, वेरी गुड। द करेक्ट, as you all have given, the correct answer will be equal to, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे the difference will increase, पहले केस में डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, so it will be 40 plus 30 divided by 100 which is nothing but 40.3। वहां डिक्रीज हुआ था, यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, बस यही यहाँ पे चेंज होगा, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म, मार्क्स मिल गया, आगे बढ़ो, ठीक है।
Well, yes, every one of you has given the correct answer. Very good, very good, very good. Keep it up. Chalo, next question. Today we are not going to read the next topic. We will be only solving the question in the last 12 minutes that we are left with. Next class में फिर we will deal with median. Okay. लास्ट टॉपिक है इसके बाद का जो दो टॉपिक्स हैं जो दो चैप्टर्स हैं एक प्रोबेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन बहुत आसान आसान टॉपिक है इसलिए इस चैप्टर को आराम से करेंगे नाउ दिस क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में अपन देखो क्वेश्चन तो सॉल्व सब करेंगे हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे क्या हम इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं द क्वेश्चन इज आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विथ ऑल ऑफ यू आपके साथ मैं भी सॉल्व करूंगा आप भी करो मैं भी करूंगा लाइव सॉल्व करेंगे देखते क्या होता है हो सकता है मैं कहीं कैलकुलेशन में गलती करूं तो हाँ मत करना हाँ सर ने गलत कर दिया ऐसा कोई कुछ मत बोलना ठीक है तो करेंगे कैसे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें xi दिया हुआ है fi दिया हुआ है आपको जो है एवरेज निकालना है the formula of average here that we will be using will be summation of xi fi divided by summation fi ये चीटिंग है भाई will you please tell where do we have to make the data continuous and where और बेटा वो जो है ना वो केस बाय केस अपन अब हमारे पास आएगा डेट आल्सो आई विल डिस्कस डोंट वरी हम लोग जब इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां पे वी विल हैव दैट थिंग ठीक है चलो so let us solve this question this is just the second class of this topic so don't worry this chapter will continue for 3-4 more classes अगले पूरे वीक में ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा सो डोंट वरी अबाउट इट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी केस ठीक है चलो अब नाउ व्हाट ओके गलत बात है भाई ये गलत बात है अभी क्वेश्चन हुआ नहीं कि आप लोग आंसर दे रहे हैं ठीक है सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस नाउ प्लीज कैलकुलेट द मीन एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ पी जल्दी से बताइए मेरे को पी की वैल्यू हाँ क्या इट विल बी हाउ मच 524 गलत किया मैंने कुछ चलो ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ यस सर आपकी बात मान लेता हूँ चलो ठीक है आप लोगों की बात मान लेता हूँ मैंने गलत किया होगा हो सकता है मैंने गलत किया होगा क्योंकि कंसंट्रेशन लैप्स इज वेरी वेरी पुअर चलो वेरी गुड सो इट विल बी 524 प्लस 7p इससे एक बात ये समझ में आती है कि आप लोगों में से किसी ने कहीं कोई चीटिंग नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये 629 मैंने डायरेक्टली लिखा था सो इससे ये बात समझ में आती है कि आप लोगों ने सब लोगों ने कैलकुलेट करके ही क्वेश्चन सॉल्व किया है वेरी गुड so this will be 105 will be equal to 7p and I know that so 15 sevens is equal to 105 so p will be equal to 105 so the correct answer of sorry p will be equal to 15 so the correct answer of this question will be equal to p will be 15 लेकिन बेटा इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना होगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे वो सुन लो आप क्या करोगे यहाँ पे आप लिखोगे xi यहाँ पे आप लिखोगे एक टेबल यहाँ पे आप लिखोगे fi यहाँ पे आप लिखोगे xi fi फिर यहाँ आप नीचे लिखोगे समेशन fi फिर यहाँ आप लिखोगे समेशन xi fi एवरी स्टेप हैज इट्स ओन मार्क्स फिर आप लिखोगे x बार इज इक्वल टू समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन fi फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे कितना आया था 524 plus 7p divided by 50 will be equal to 12.58
ठीक है। फिर आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाओगे, ये नहीं दिखाएंगे, ये शायद जरूरी नहीं है। तो दिस विल बी इक्वल टू 629, आप 629 डायरेक्टली लिख सकते हो। 524 प्लस 7p, फिर आप लिखोगे विच गिव्स मी 7p इज इक्वल टू 105 और p इज इक्वल टू 15। इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, वैसे जैसे किया था वैसे नहीं करोगे। We will deal with these things separately. We will deal with these things separately once your this Diwali thing is over. हम लोग उसके बाद इन चीजों पे आराम से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, एक एक स्टेप लिख लिख के सीखेंगे। ठीक है। तो फॉर टिल देन अभी बस आप इस तरीके से सीख लो कि हाँ सर ऐसे लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट इज, चलो अब ये वाला इक्वेशन कर लो। यहाँ पे क्या करना, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको क्लास का एवरेज लेना पड़ेगा। 10 to 20 है, तो 10 से 20 का एवरेज कितना होगा बेटा, 15। दिस क्वेश्चन आई विल सॉल्व फॉर यू। ठीक है, ये xi हो गया और fi तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, फिर फाइनली अपन और यहाँ पे xi fi लिख लेंगे। ठीक है। सो 10 to 15 है, 10 और 20, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है बेटा, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 15। तो ये 15 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो 15 6 90। ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अब इसे मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके एवरेज में इसका जो पहली क्लास का जो एवरेज आया था उसमें मैं 10 ऐड करता रहूंगा। 10 कहाँ से मिला सर, इन दोनों का डिफरेंस, 10 ऐड करता रहूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, 25 इंटू 8, अब 25 8 जा 200 होता है। ये पता लगाने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दिस विल बी 35, this will be 35, this will be 13, and this will be equal to 35, 350 plus 105, with this will be equal to 455। अब ये बात को कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। कैसे आया सर, कैसे आया सर 405 455? देखो बेटा मैंने क्या किया, आप चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आता। मुझे ये 35 दिखा, या तो आप इसको 35 को या तो आप इसको 70/2 लिख लो, एंड 13 7 इज इक्वल टू 90, 91 910 डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो 455 मिल जाएगा। या आप क्या करो, 35 को आप 30 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 कर लो, जैसे मानो वैसे कर लो, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, 13 को 10 प्लस 3 लिख के आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, या कुछ मत करो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। नेक्स्ट विल बी 40 प्लस 40 और 50 का हो जाएगा 45, और यहाँ पे ये है 7। अब देखो बेटा 45 8 होता है, 45 8 विल बी इक्वल टू 360। 360 में से जब मैं 45 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 315। ये हो गया। उसके बाद ये वाला था, हाँ इसका कर लो 55 इंटू 3, 55 into 3, this will be 165, and this will be equal to how much, 65 2, 65 2 will be equal to 130, and this will be 75 1 will be equal to this 75। ऐड कर लो सबको और टोटल कर लो, जो भी आएगा that will be your mean। So this is how you have to calculate, and as you guys are telling, the mean is coming out to be 35.75। जैसा कि आप लोग बता रहे हो, the mean is coming out to be 35.75। So this is how you are supposed to solve these type of questions। करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाओ, करना कुछ नहीं है। यू डिड बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, वेरी गुड। आप एज्यूम्ड मीन मेथड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड में, हाँ ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से आप कर सकते हैं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बस ये याद रखना, आपका जो मीन होना चाहिए, दैट एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, the mean should be between 15 and this 75। 15 और 75 के बीच में आप कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो मीन की, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, यू कैन डू इट लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, चलो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ठीक है, ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या?
हाँ सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय डेविएशन मेथड, बट एज द डेविएशन मेथड इज नॉट इन द सिलेबस, so what you will do is we will calculate the question but we will not calculate it by deviation method। मत करना इससे, कोई बात नहीं, जो मेथड पढ़ा है उसी से कर लेना। सो दिस इज आल्सो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। यहाँ पे अगर आपको एज्यूम मीन से करना है, बस इस बात का ध्यान रखना कोई भी वैल्यू लेना, लेकिन वो वैल्यू 15 से बड़ी और 38 से छोटी होनी चाहिए। 15 से ज्यादा और 38 से छोटा होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा और कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक अगेन एक सेम क्वेश्चन लाइक दिस, वी विल नॉट बी डूइंग विथ इट विथ स्टेप डेविएशन। ठीक है, चलो। नाउ व्हाट आई विल डू इज